नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और हम दोनों मिलकर आज अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर कहीं लेना है तो कहां आपके लिए सही ट्रेड बैठता है, सही निवेश बैठता है। हमारे साथ इस शो में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराएं उससे पहले बता देते हैं कि इस शो में आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं और बाजार का भी एक चेक लेंगे जहां पर हम देख रहे हैं उच्चतम स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल कैसे आप हमसे पूछ सकते हैं, तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9167329108। इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर हमें देखते आए हैं तो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम लाइव होते हैं, भले ही वो फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर हो या यूट्यूब हो, जहां पर आप हमें बहुत देखते हैं। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन सवाल पूछना थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दीजिएगा। आपका सवाल एक्सपर्ट्स के सामने क्योंकि रखते हैं और आपको सटीक सलाह भी चाहिए होती, तो स्टॉक का नाम किस भाव पर लिया है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी है अगर आप दे देंगे तो आपको हम एक्सपर्ट्स के जरिए सही और सटीक सलाह भी दिलवाएंगे। इस बीच बाजार का भी एक हम चेक ले लेते हैं जहां पे उच्चतम स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही। 23,454 के लेवल, आधा % की कमजोरी, 101 अंक नीचे निफ्टी फिलहाल दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 230 अंक नीचे है और यहाँ पर 1/4% की कमजोरी के आसपास घूम रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए यहाँ पर आधे % की तेजी, 50,788 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 350 अंकों की तेज़ी फिलहाल यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और क्लियरली अगर हम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पर रियल्टी लगभग इंडेक्स 3.25% नीचे है और निफ्टी पीएससी भी हम देख रहे हैं लगभग 2% नीचे कारोबार कर रहा है। मेटल्स अगर हम देखें, एनर्जी भी देखें तो यहाँ पर लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी है और कुछ काउंटर्स जो कि निफ्टी में फिलहाल तेज़ी में है, इसमें इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर 3 प्रमुख बैंकिंग नाम जहाँ पर लगभग 1.5 से 1% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। लूजर्स में क्लियरली यहाँ पर टाइटन का नाम शामिल है फिलहाल, लगभग 3.25% की कमजोरी। एलटीआई, माइंट्री, बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांसेज आज बाजार में काफ़ी कम है, फिलहाल हम सिर्फ 732 यहाँ पर एडवांसेस का नंबर देख रहे हैं और 1654 कुछ डिक्लाइंस, जिसके तहत ब्रॉडर मार्केट्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस बीच हमारे जो मेहमान हैं वो भी तैयार हो गए हैं, इनसे जुड़ते हैं और आपके सवाल पूछना शुरू करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जूजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। आप दोनों से एक फंडामेंटल और टेक्निकल राय लेते हैं और उसके बाद दर्शकों से बातचीत करते हैं। तो गौरांग, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। बताइए, थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा उच्चतम स्तर से बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका। आप सभी को शुभ प्रभात और प्रणाम हमारे तरफ से। 4 जून को जो परिस्थिति थी उससे काफी बेहतर परिस्थिति में है आप कविता, और मेरे ख्याल से 5 जून से निरंतर लगातार जिस प्रकार से हमने बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, मामूली मुनाफा वसूली अगर अंतरादिवसी में आती है या फिर 1-2 दिन आती है तो उसमें किसी को शिकायत या फिर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। और एक नया सर्वोच्चम स्तर बनने के बाद कविता, इतिहास गवाह है हमारे बाजार में कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी हो ही जाती है। और खास करके ऐसी परिस्थिति में जब अगले हफ्ते एफएनओ की एक्सपायरी होगी और फिर उसके बाद जुलाई के महीने में पहली तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और उसके पश्चात शायद दूसरे तीसरे हफ्ते में हम माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट भी पेश करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जायज होता है थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, लेकिन एक अच्छी बात ये भी देखिए कविता कि निचले स्तरों पर खरीदारी भी आ जाती है। तो नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित और शायद सब कुछ अनुमान से रहा और जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हैं वो आए, तो एक नया सर्वोच्चम इतिहास और भी बनना हमें देखना बाकी है बाजार में। तो ज्यादा चिंता का कारण नहीं। ठीक है, तो ये जो डिप आया है मुनाफा वसूली है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नीचे की तरफ, जैसा कि गौरांग जी बात कर रहे थे कि नीचे की तरफ जो गिरावट है, लेवल्स हैं वो सीमित हैं।
तो एंट्री लेने का मौका ढूंढिए। हालांकि एक्सपायरी भी है, तो इस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी भी नीचे आया रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद, और निफ्टी में भी एक मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। और देखिए निचले स्तरों पर से संभलने की भी कोशिश कर रहा है बाजार, और अभी भी 23,440 के पास कारोबार कर रहा है। चलिए इस बीच अब आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से अमीर अली जी जुड़ चुके हैं। अमीर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार मैम। मुझे ये जानना है, मैंने जीएमआर इंफ्रा जी पे भेजा था, 50 शेयर हैं के रेट पे, बट मुझे इससे तो एक आप राय दिला दिए, तो मुझे रिको ऑटो पे भी बता दीजिए, उसके मेरे पास 75 शेयर हैं 144 के रेट पे। तो इन दोनों को मुझे जरा राय दिलवा दीजिए कि मैं इन पे क्या करूँ, होल्ड करूँ या 144 मतलब। जी, रिको ऑटो के 144 पे जीएमआर एयरपोर्ट 75 में तो शेयर। ज्यादा समय शायद। जी जी, कब लिया था आपने रिको ऑटो? ये मैम मैंने अब कल ही लिया है ये। क्योंकि दोनों स्टॉक ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है आपकी। चलिए अच्छी बात है, आपने स्टॉक में एंट्री की और तुरंत सवाल भी पूछ लिया, क्योंकि बाजार आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव है, और आपके दोनों स्टॉक्स भी थोड़े हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंशुल जी सलाह दीजिए। अभी जीएमआर इंफ्रा भी हाल की खरीद लग रही है, 88 पे लिया था, इसमें थोड़ा मुनाफे में है ये। इनके खरीदारी के स्तर से थोड़ा ऊपर कारोबार कर रहा है। और रिको ऑटो भी इन्होंने लिया, ये भी इनकी कल की खरीदारी और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार कविता जी। देखिए जीएमआर इंफ्रा पे 85 डेज का एक बड़ा बेस बना था जिसका ब्रेकआउट आया था 92.55 पे। वहाँ से स्टॉक ने आज नया हाई लगाया है 98.6 और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रोबेबली ये प्रॉफिट बुकिंग ब्रेकआउट पॉइंट 92.55 को रीटेस्ट करने आ रही है, तो 92.55 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। बट अगेन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल 85 डेज का जो बेस ब्रेकआउट है इसका टारगेट 124 रुपए है। तो यहाँ से 1.5 से 2 महीने का समय देते हैं तो 115 और 124 ये 2 टारगेट इनको बहुत आराम से मिलेंगे। दूसरा रिको ऑटो इन्होंने पूछा, इसमें 37 डेज का कन्टिनेंटल पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, इवेंचुअली इस ब्रेकआउट का टारगेट 164 165 की जोन है, तो दोनों स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। 165 तक रिको ऑटो आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको 165 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करने की सलाह रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़ में। और कुछ दर्शक हैं जो यूट्यूब पर भी अपने सवाल हमें भेज रहे हैं, और चलिए एक एक करके इनका सवाल शामिल करते हैं। ओके, हमारे एक दर्शक हैं गौरांग, इनका हैंडल का नाम संगरूर लाइव है। अच्छा, इनका नाम इन्होंने लिखा हुआ है परमिंदर सिंह, और इन्होंने JSW इंफ्रा लिया हुआ है 220 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है। और दरअसल इन्होंने इस निवेश को अपने एक लक्ष्य से बांध रखा है, और इनका लक्ष्य है बेटी के बेहतर भविष्य का, और इस लक्ष्य हेतु इन्होंने इसमें निवेश कर रखा है। तो बताइएगा क्या ये और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें लंबा नज़रिया है? कविता जी, मेरे ख्याल से आईपीओ इसका कुछ समय पहले आया था और 130 के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो इसका आईपीओ था। और उस समय पर हमने आईपीओ नोट द्वारा लोगों को राय दी थी कि लंबी अवधि के लिए आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इनका हेतु जो है निवेश करने का, उससे साफ दिखता है कि इनका नजरिया लंबी अवधि का है। और अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बना करके इनको राय दूं, तो जाहिर है लंबी अवधि के लिए आपको बना रहना चाहिए। ये कंपनी पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई है और बहुत बड़ा कामकाज करती है मिडिल ईस्ट में। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से काफी कुछ नए कामकाज ये कंपनी सक्षम है उतरने के लिए। और हमारा अनुमान ये कहता है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, अगर भारत देश उत्पादन क्षमता वाला सबसे बड़ा देश होगा, तो पोर्ट लॉजिस्टिक, पोर्ट कंपनियां, फ्रेट कंटेनर जो हैंडल करती हैं, जैसे कि कॉनकॉर जैसी कंपनियां जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, कंटेनर लॉजिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, उसका भी मेरे ख्याल से एक अहम भूमिका होगी। तो लंबी अवधि का नजरिया है, तो आईपीओ नोट के द्वारा जो राय दी थी उसको आधा बना करके मैं इनको राय दूंगा, बने रहे लंबी अवधि। तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय आपको दी जा रही है।
अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर अक्षय। अक्षय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास रेलिगेट है 230 के भाव से, तो इसमें क्या राय? कब लिया था आपने? 6 महीने से पहले। हेलो। 6 महीने पहले, ठीक है। अंशुल जी कैसा लग रहा है आपको इनका स्टॉक सिलेक्शन? रेलिगेयर एंटरप्राइजेस 6 महीने पहले की खरीद है, 235 पर लिया है और ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है स्टॉक में। इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, बने रहना चाहिए या फिर दूसरा कोई स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? मुझे ये बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे। इसमें 23 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद से पिछले 9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है और जून के महीने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। वीकली चार्ट पे फॉलो थ्रू मूव मिला है। यहाँ पे केवल 235 के ऊपर निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही स्टॉक 235 निकलता है, इसमें बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इमीडिएटली 340 तक का टारगेट बनेगा, लेकिन इस टारगेट को अचीव होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। तो यहाँ से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो 235 के ऊपर फ्रेश बाई कर सकता है। 340 का टारगेट रहेगा, 3 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। चलिए दर्शकों के सवाल तो हम शो में शामिल ही कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट का। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि आज इन्होंने कहां पर दाव लगा रखा है। नीलेश मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या चॉइस है आज के इस सेगमेंट में? हाय, गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस अभी काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, तो फिर से एक बार रिकवरी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो स्पेसिफिकली काउंटर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर हम फोकस करके चल रहे हैं। इंडसइंड बैंक एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला आज के सेशन में, और साथ ही साथ लगभग 3% का फ्रेश हुआ एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1520 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो करंटली 24 से 25 रुपए की रेंज में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 16 रुपए का। पहला टारगेट 35 का होगा, दूसरा टारगेट 41 का होगा। इसका लॉट साइज 500 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 4000 का है एंड रिवॉर्ड 8500 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पे हम 1545 से लेके 1550 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्पॉट में 1529 के आसपास है, इसीलिए यहाँ पे 1520 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑलराइट नीलेश, इंडसइंड बैंक में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 23 और 25 रुपये में। लक्ष्य यहाँ पर 23 से 41 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश, आपने समय निकाला और ऑप्शन के चैंपियन में आज दर्शकों को ये पिकअप नहीं दी। और इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर जल्दी से, क्योंकि बहुत एहतियात बरतना चाहिए आपको अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अधिकतर समय यही पाया गया है कि लोगों ने मुनाफा कम, अपने हाथ ज़्यादा जलाए हैं। तो आप अपने सलाहकार की सहायता के जरिए ही ट्रेडिंग। बीकानेर से हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़े हैं। निर्मल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? पूछिए। सीडीएसएल पे मैडम। जी ओके, कब लिया था आपने? मैडम 2-1 महीने हो गए इसको लिए हुए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया है या फिर आप समय दे सकते हैं स्टॉक को? 3-4 महीने दे सकते हैं मैडम। ओके, तो अंशुल जी फिर आप ही सलाह दीजिए। सीडीएसएल अभी 3-4 महीने हुए हैं, लेकिन नुकसान 5000 के आसपास का हो रहा है इनको, और इन्होंने 2217 पर लिया था। अब देखिए स्टॉक 2050 के पास कारोबार कर रहा है। ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं है, कुछ एक आध महीना और दे सकते हैं स्टॉक को। आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में पिछले 1 महीने से ज़्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं, एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप सीडीएसएल के लिए ऊपर की तरफ? देखिए पूजा जी, ये चीज़ अच्छी है कि इनका नज़रिया 2 से 3 महीने का है, क्योंकि इमीडिएट टर्म पे थोड़ा-सा करेक्शन दिख रहा है। 1936 तक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। और ये पुल बैक भी इसलिए है कि 23 महीने का बेस ब्रेकआउट था, उसमें रीटेस्ट की एक पॉसिबिलिटी अभी ओपन है। तो 1936 तक ये रीटेस्ट कर सकता है। उसके बाद जब अप मूव बनेगा, तो इसमें पहला टारगेट 2250 का रहेगा और उसके ऊपर ये स्टॉक 2350-2400 तक जा सकता है। तो ये 3 टारगेट्स के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने का अगर समय है तो तीनों टारगेट्स इनको मिलते हुए दिखेंगे। तो 2400 का व्यू लेते हुए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।
व्यू लेते हुए आपको CDSL को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है और अगले दर्शक व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछना चाहते हैं। भोपाल से सुबेक्स हैं और इनकी इसमें बाइंग प्राइस लगभग 30 की है। गौरांग आपके रडार पे होगा कौन सा स्टॉक क्षमा कीजिएगा? सुबेक्स। नहीं, कवरेज में नहीं है मेरे ख्याल से। अंशुल? नहीं पता। ये सुबेक्स में 24 महीने का एक बेस बना हुआ है और उसमें फेल्ड लोगी फॉर्मेशन के साथ चला है। मंथली चार्ट पे 2 इनसाइड बार थी। इस स्टॉक में 32 रुपीस का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी डेवलप होगी, लेकिन ये टेक्निकल बाउंस बैक ही रहेगा। 38 से 40 तक का टारगेट रहेगा, वहां पे एग्जिट कर लेना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ओवरसोल्ड कंडीशंस में है तो बाउंस बैक आ सकता है। उसके हिसाब से 38 से 40 का टारगेट लेते हुए वहां पे एग्जिट करना चाहिए। है निकलने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गांधीधाम से। अच्छा, बताइएगा किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे को 2 स्टॉक्स के बारे में पूछना था, जी एंटरटेनमेंट और IEX के बारे में। जी एंटरटेनमेंट आपने किस भाव पर लिया हुआ है? मेरे पास 75 शेयर्स है, 166.53 के एवरेज से। ओके, IEX आपने कितने पे लिया है सर? IEX मेरा 164 की एवरेज है, 200 स्टॉक से। प्राइस बताएंगे एक बार फिर से? 164 की एवरेज है, 200 शेयर है ओके IEX में। गॉट इट। और तो क्या करना है, होल्ड करना है कि? कितना आपने अपने लिए समय निर्धारित किया था? समय की कोई लिमिट नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं। चलिए गौरांग, दोनों में से कोई स्टॉक आपके रडार पे? जी एंटरटेनमेंट पर कवरेज है कविता, लेकिन आज कुछ खबरें नकारात्मक है। किसी मैनेजमेंट के एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है और स्टॉक नीचे के तरफ कामकाज कर रहा है। 190 के आसपास के लक्ष्यांक है जी एंटरटेनमेंट में लंबी अवधि के लिए, तो ये फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन 190 के आसपास फिर से एक बार जानकारी ले ले और उस तरीके से कामकाज करें। IEX पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इसका हम व्यू एक बार अंशुल से ले लेंगे। अंशुल, 164 बाइंग प्राइस है। देखिए IEX में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। 22 महीने का एक पूरा राउंडिंग पैटर्न था कब जिसका ब्रेकआउट है एट द रेट 161। इन्हें बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट पे खरीदा है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से बहुत आराम से स्टॉक 214 और उसके ऊपर निकलता है तो 240, ये 2 टारगेट्स के साथ ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 महीने का समय लगेगा इनको दोनों टारगेट्स अचीव करने में। बिल्कुल, तो ये है सलाह IEX पर आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, संदीप। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है मैडम, JP पावर शेयर कितना ऊपर जाएगा या कुछ घटेगा मैडम? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हमारा कम से कम 2-2.5 लाख एक्सेस में। कब लिया था आपने ये? मैडम मैंने 22 से लिया था, 22 के बाद घट गया, घटने के बाद 14 पे बेच दिया। 14 पे मेरा कम से कम 1,40,000 का लॉस तब हो गया। फिर मैंने इसको उठाया, 19 पे उठाया तो आज फिर 50,000 का लॉस होगा। फिर बाकी फिर मैंने बेच दिया। फिर दोबारा उठाया 14,000 स्टॉक, 22,000 स्टॉक में से मेरे पास 14,000 स्टॉक ही रह गए मैडम। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन जो लेवल आप बता रहे हैं वहाँ से हम भी देख पा रहे हैं चार्ट्स में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आपके ये जो लेवल थे उसके ऊपर नहीं जा पाया और नुकसान ही हो रहा है यहाँ पर। गौरांग जी आप सलाह दे पाएंगे? JP पावर में भारी नुकसान हो रहा है इन्हें, निवेश भी काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था, 15,000 शेयर्स JP पावर के ले लिए गए लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हर एक लेवल पर निकलने की भी कोशिश ये करते जा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई और नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन नुकसान तो है ही। क्या करें? JP पावर बने रहना चाहिए इन्हें? कोई होप है यहाँ पर रिकवरी की, या फिर वो जो लेवल्स 22-23 के हमें कभी दिखे थे वो क्या वापस से दिखेंगे, या फिर कुछ और स्टॉक, किसी और स्टॉक में स्विच कर लिए? कविता जी माफ कीजिएगा पूजा, पहले तो कवरेज नहीं है, ऐसी कंपनियों पर हम कवरेज रखते भी नहीं क्योंकि हमारा समय हम व्यर्थ नहीं करते हैं ऐसी सब कंपनियों पर। पहली बात तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, संदीप जी जिस प्रकार से कामकाज करते हैं, मेरे ख्याल से
इनको नुकसान होना लाजमी था। पहले तो इन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया है जेपी पावर में जिसका बुनियादी तर्क के आधार पर शायद ही कोई तर्क आपको मिले, मुझे तो नहीं मिल रहा। जिस प्रकार से खबरें रही हैं इस ग्रुप के ऊपर, पहले तो इनको सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी पूंजी ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं, ये अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। उसके बाद इन्होंने इधर से उधर छलांग मारना शुरू कर दी क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से नुकसान और बढ़ गया। तो संदीप जी, अगर आप इस प्रकार से कामकाज करेंगे शेयर बाजार में तो आपको मुनाफा मिलना तो बहुत दूर की बात है, नुकसान आपको अवश्य होगा। शेयर में निवेश करने से पहले जानकारी ले ले और इस प्रकार से छलांग मत मारिए आप जिससे आपका नुकसान बढ़ जाए। विकल्प के रूप में पूजा, अभी इस पर तो मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर आपको, और पहली बात, ये जेपी ग्रुप की कंपनियों के दाम जो है वो एक समय पर मेरे ख्याल से लोअर सिंगल डिजिट हुआ करते थे। पूजा, मुझे करेक्ट करना आप अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और काफी सारे नकारात्मक खबरें भी हैं। अगर छोटी कंपनियों में निवेश करना है आपको तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक लेकिन सक्षम और मजबूत बैंक है, बुनियादी तर्क के आधार पर मैं राय दे रहा हूं। इसके लिए अनिवार्य होगा कि आपके पास साल 1.5 साल की समय हो। जेपी पावर पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अंशुल जी अगर चाहे तो कुछ योगदान दे सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, एक एक दो दो के रुपए भी हमने देखे, लेवल्स देखे हमने जेपी पावर में। तो अक्सर जो रिटेल निवेशक है वो इस तरह की कंपनी में एंट्री करके प्राइस एक्शन को प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये रणनीति गलत पड़ जाती है। लकीर साबित हुए तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसी कंपनियों में नुकसान होता है क्योंकि जेपी ग्रुप में थोड़ा कर्ज की भी प्रॉब्लम है, जो कि गौरांग जी भी बता रहे थे। लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं अंशुल जी। टेक्निकल चार्ट्स अगर देखें तो क्या कोई पुल बैक आपको प्राइस लेवल पर दिखाई दे रहा है जिसके लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाएं? देखिए पूजा जी, टेक्निकल एनालिसिस पूरा मोमेंटम प्ले होता है और फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकली भी प्ले नहीं करना चाहिए। एडीएजी पैक उसमें है, जेपी पैक उसमें है, कुछ हद तक सुज़लॉन भी आता है, लेकिन अब फंडामेंटल सुधरने लगे हैं। बट अगर केवल चार्ट पे देखें तो एक रेंज बनी हुई है 21 रुपए की ऊपर में, 16 रुपए 70 पैसे नीचे में। 21 रुपए का ब्रेकआउट देता है तो एक बार लॉन्ग प्ले कर सकते हैं 25-26 तक के टारगेट्स के लिए। बट अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें ना फंडामेंटल प्ले होता है ना टेक्निकल प्ले होता है, तो ये अवॉइड की कैटेगरी में होते हैं। जेपी पावर उन्हीं में से एक है, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर और आपके एडीएजी पैक। तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, बेटर एग्जिट करके कहीं अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करें तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके। इसमें तो बहुत मुश्किल है कि किसी तरह का मूव मिले। 21 रुपए का भाव मिल जाए, वो भी अगर मिल दिखे तो निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। और कुछ स्टॉक अभी आपको गौरांग जी ने सुझाया भी, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। अंशुल जी, गौरांग जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना। अब मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद मैं हूं कुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे